नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। जौनपुर के 2 चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निलंबित किया है। बिना सूचना के 2 सालों से अनुपस्थित रहने पर निलंबन हुआ है। विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त भी दे रहे हैं। बिना सूचना के 2 सालों से अनुपस्थित रहने पर निलंबन, 2 और साथ में विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की किल्लत पेश आ रही है, जिस वजह से मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। हालांकि अब शासन स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए कवायद शुरू हो गई है, लेकिन मरीजों को बीमारी के मुताबिक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। डीजी हेल्थ डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने दवाओं की किल्लत को लेकर कहा कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी को लेकर आज मेडिकल कॉरपोरेशन सप्लायर के एमडी से मीटिंग हुई है और दवाओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को लेकर निर्देश दिया गया है। चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आया है तो मरीजों का रुझान हमारे सरकारी अस्पतालों में बढ़ा है, तो उसकी वजह से संख्या भी बढ़ी है, तो दवाइयों की खपत भी बढ़ी है। इसके लिए हम लोगों ने एक मीटिंग करी है हमारे कॉरपोरेशन के जो एमडी उनके साथ और एमडी एनएचएम के साथ, तो कैसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें, कैसे जो दवाइयाँ हमारे कॉरपोरेशन से वेयर हाउस में जाएं और वेयर हाउस से कैसे वो चिकित्सालयों में पहुंचे, उसके लिए हम लोग एक व्यापक चर्चा करी है, उसको सुदृढ़ करने की व्यवस्था कर रहे हैं। निकट भविष्य में मुझे लगता है कोई ऐसी कमी होगी चिकित्सालयों में दवाइयों की, और प्रचुर मात्रा में दवाइयां हर चिकित्सालय में मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस समय दवाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पे मरीजों का एक जमावड़ा लगता है, लेकिन उन तमाम अस्पतालों में इस समय दवाओं से वो जूझ रहे हैं और मरीजों को जो दवाएं हैं, जो तयशुदा दवाएं हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अस्पतालों में ना मिलकर उन्हें अलग से मेडिकल स्टोर पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल जब हमने इस स्थिति को लेकर मेडिकल के जब स्वास्थ्य जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के वेदव्रत सिंह, डॉक्टर वेदव्रत सिंह, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने मेडिकल कॉरपोरेशन सप्लायर से बातचीत की है। आज हमने सुबह उनके एमडी से व्यापक चर्चा लिया है और तमाम चर्चा किया है दवाओं को कमियों को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने सच संदेश दे दिया है कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें दवाओं पर किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और जो आपूर्ति है उसको तय समय में उसकी आपूर्ति की जाए, उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। जब हमने उनसे सवाल किया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाओं की कमी है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि जो चोट लगने पे पट्टियों और तमाम रुइयों का यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, उसकी भी कमी साफ तौर पे देखने को मिलता है। साफ तौर पे कहना था, देखिए हमें हमारे संज्ञान में जो है वो दवाओं को लेकर है, लेकिन मेडिकल की इन इक्विपमेंट को लेकर नहीं है कि इन सभी चीजों का भी कमी है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हम इसका संज्ञान लेंगे और हम इस पर कोशिश करेंगे कि जो कमियां हैं उसको पूर्ति किया जाए और जो दवाइयां हैं उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर हमने डॉक्टर एमडी से बातचीत किए हैं, व्यापक चर्चा किए हैं और मेडिकल कॉर्पोरेशन सप्लायर से हमने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जिन जिन अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो रही है उसमें आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई की सियासत में चल रहे घमासान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के जाने का समय आ चुका है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ 35 से 36 एमएलए हैं जो कि लगातार शिवसेना से नाराज चल रहे हैं। वो नाराज थे। शिवसेना के लोगों का कहना था कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसलिए शिवसेना के बहुत सारे एमएलए शिवसेना के खिलाफ निर्णय लेते नजर आए और बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने वाली है। एकनाथ शिंदे जी को साथ लेकर बीजेपी सरकार बना सकती है। इस सरकार का विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कोई संबंध नहीं है। ईडी के पास जो पेपर आते हैं, जहाँ अनियमितता नजर आती है, वह इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं और कानून से कोई पकड़ा नहीं होता है, कानून सबसे पकड़ा है। और इसीलिए अगर वहाँ कोई गलत ईडी कर रही होगी तो वहाँ ठीक जवाब देने का काम राहुल गांधी जी ने करना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे मित्र हैं, उनके बारे में हमको आदर भी, पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आरोप में तथ्यता नहीं है।
वहीं आजमगढ़ जिले में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन रहा, जिसे देखते हुए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस बाइक रैली के दौरान परमिशन में रूट निर्धारित न होने की वजह से पुलिस प्रशासन ने बाइक रैली को निकलने से रोक दिया था, जिसके चलते युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखने को मिली। सूचना पर पहुंचे भाजपा के मंत्री दयाशंकर सिंह ने मामले को किसी तरीके से रफा दफा किया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद बाइक रैली में भी वो शामिल हुए हैं। वहीं रामपुर में लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी और सपा पूरा दमखम आजमा रही है। इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आखिरी दिन अपनी जान झोंकते नजर आए। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, श्री घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके इस उपचुनाव में आपके पास भेजा। घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के रूप एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम करेंगे, एक सेवक के रूप में काम करेंगे। यहाँ पे कोई बाधा नहीं है, हम सब सेवा के रूप में आपके साथ जुड़े हैं। रामपुर के चुनावी रण में सपा के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान भी कूद पड़े और आखिरी दिन उन्होंने भी लोगों से वोट देने की अपील की। सुनिए। बेरोजगारी, भूख, नाबराबरी, नाइंसाफी आज कितनी बढ़ गई है। आप देखो बिहार कैसा चल रहा है। क्या कहीं ऐसा मुमकिन है कि 4 साल के लिए फौजी को नौकरी दी जाए? 4 बरस के लिए। कोई होटल वाला चाय बनाने वाले को भी 4 बरस के लिए नहीं रखता, वो भी कहता है कि जब तक तुम्हें काम करना है काम करो, चाहे वो 10 बरस ही क्यों ना हो। लेकिन वो फौजी जो हमारे मुल्क की सरहदों की रखवाली करेगा, उसकी नौकरी की मुद्दत 4 बरस होगी। ये नौजवानों के साथ नाइंसाफी और धोखा नहीं है तो और क्या है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आई, जहां मुकाबला भी दिलचस्प होता दिख रहा है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जहां उन्हें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ से कड़ी टक्कर मिल रही है। यहां 23 जून को वोटिंग होनी है, जहां पर आजम खान समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने धर्मेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार किया, तो वहीं आज धर्मेंद्र यादव ने भी रोड शो किया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ और अग्निवीर भारत को धोखा देने वाला फैसला है। इस फैसले से सरकार ने गरीब किसानों के बेटों का सपना चकनाचूर कर दिया। अंतर्गत नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा। और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथियों को। ये सरकार तो दलित देख कर के काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें, फौज में टेम्परेरी नौकरी। किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे। जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है। वहीं पूरे देश में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ऐसे में बीजेपी ने 75,000 स्थानों पर योग दिवस मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने योग किया। तो जौनपुर में ऐतिहासिक शाही किला में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल दीप प्रज्वलन के साथ योग करते नजर आई। तो वहीं कानपुर देहात की बात करें तो माती स्पोर्ट्स स्टेडियम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद गाजियाबाद पहुंचे हुए थे। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में योग किया। वहीं सहारनपुर में बेबी रानी मौर्य ने योग किया। तो वहीं बरेली कैंट की बात करें तो लक्ष्मी नारायण चौधरी और अयोध्या में भूपेंद्र यादव ने योग किया। वहीं उत्तराखंड में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। देवभूमि में आज योग दिवस में अलग ही नजारा देखने को मिला।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ में योग किया है। साथ में आपको ये बता दें कि रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि योग नगरी को किस तरीके से और ज़्यादा श्रेष्ठता प्रदान की जा सकती है। देहरादून विधानसभा की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ऋतु खंडूरी योग करती नजर आई। केदारनाथ धाम में इस तरीके से सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने योग किया है। गिरिराज सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक ने एक साथ योग किया। साथ में गणेश जोशी भी योग के रंग में रंगे नजर आए। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमीरपुर से सपा नेत्री का एक योग वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में सपा नेत्री ने नेशनल हाईवे पर योग किया है। आपको बता दें कि सपा नेत्री चंद्रावती वर्मा राठ विधानसभा से सपा का चुनाव लड़ चुकी हैं। इससे पहले चुनाव के समय इनका एक डांस करता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं और उत्तराखंड की बात करते हुए सबसे पहले बात रुड़की की। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर आधी अधूरी तैयारी के साथ शहर की सड़कों पर उतरी नगर निगम की टीम को व्यापारियों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। जैसे ही सिविल लाइन मार्केट से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हुई, व्यापारी भड़क गए। इतना ही नहीं, दुकान के बाहर रखी एक व्यापारी की साइकिल गाड़ी में जब भरना शुरू किया गया अधिकारियों के द्वारा, तो हंगामा कटना शुरू हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर अफरा तफरी तक मच गई। सहायक नगर अधिकारी और निगम के अन्य कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारी भी जमकर नोकझोंक करते नजर आए, कहासुनी तक हुई। जिसके बाद नगर निगम अधिकारी व्यापारियों के सामने बेबस और लाचार दिख रहे थे, जिन्होंने व्यापारियों के दबाव में सभी साइकिलें व्यापारियों को वापस लौटाई। नगर निगम की टीम फिर बैरंग लौटती भी नजर आई। बेफिजूल का सामान उठा के लेके जा रहे हैं। मेरा सीढ़ी के ऊपर सामान रखा हुआ था, जहाँ तक इन्होंने खुद अलाउ किया हुआ है, वहाँ से इनका सामान उठाने का क्या मतलब है? आप लोग भी यहीं थे, वीडियो आप लोगों के पास भी होगी कि इन्होंने सामान उठाया कहाँ से है। हमारे अरविंद कश्यप जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जिनका काउंटर सड़क पे है, उनका काउंटर क्यों नहीं उठाया गया? उनका काउंटर भी उठना चाहिए था। उनको पानी पिलाया गया वहाँ पे, आइए सर पानी पीजिए। क्या मतलब है? वो अलग हैं, वो बड़े हो गए अब। सर आए पक्षपात हो रहा है। तो इस बार प्रथम बार में हमने हिदायत दी है कि बाहर न रखें, सामान ले जाने का कोई वैसा नहीं था। केवल चालान हमने प्रथम दृष्टया काटा है इस बार, केवल चेतावनी के रूप में। अगली बार करेंगे तो फिर उसके बाद हम उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, चाहे सामान जब्ती हो या फिर बाकी की कार्रवाई या चलना होगा। नोटिस दिया था अभी चालान काटने से पहले लोगों को यहाँ अंदर करने हैं। पहले का नहीं है, आज का मुझे पता है कि यहाँ पे देखिए बाहर रखा हुआ था, वो नहीं मान रहे तो उनके द्वारा रखा गया, लेकिन बाद में हमने भाई वहाँ पे माहौल ऐसा बन गया था कि बातचीत हुई उनके साथ, फिर यही हो गया आज चालान काट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई। काफी लंबे समय के बाद बोर्ड की बैठक न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर समय से आयोजित होनी चाहिए। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नया वर्क कल्चर लाए हैं, हमें राज्य में जनहित के उद्देश्य से कार्य संस्कृति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में स्वागत संबंधी औपचारिकताओं को न करते हुए सीधे बैठक पर एजेंडे पर चर्चा की जाए, इससे समय भी बचेगा। बड़ा महत्व है इस राज्य में, जहाँ जिस राज्य में 72% भूमि वन विभाग की हो और वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है, तो और तमाम जो क्लियरेंस है, खासकर सड़कों की क्लियरेंस को, वाइल्ड लाइफ कई सड़कें ऐसी थी सेंचुरी के आसपास पड़ती है, उनको क्लियरेंस देने का प्रश्न रहा हो। और इसके अलावा खनन क्षेत्र कुछ हैं जिनमें बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। आज की 17वीं राज्य वन्यजीव बोर्ड में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो हमारा एरिया है उसमें रोपवे का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है, और साथ ही में आपका गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक का भी जो रोपवे प्रोजेक्ट को जो है अनुमोदित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड के लिए संस्तुति की गई। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
कि कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए पहली रैपिड ट्रेन दुहाई डिपो में आ चुकी है। ये रैपिड ट्रेन 6 डिब्बों की होने वाली है। ये कंपार्टमेंट्स गुजरात के प्लांट से यहाँ ट्रेलर्स के जरिए लाए गए हैं। अभी ट्रेन को असेंबल किया जा रहा है, यानी कि सभी डिब्बों को आपस में जोड़ा जा रहा है। साथ में डिब्बों के अंदर जिस तरह की संबंधित उपकरणों की ज़रूरत है उनको भी असेंबल किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी ट्रेन की दुहाई डिपो में ही टेस्टिंग की जाएगी। दुहाई डिपो में इसके लिए 11 पटरियां बिछा दी गई हैं। टेस्टिंग में अगर सफल हो जाती है तो इसे कॉरिडोर पर रन किया जाएगा। रनिंग का भी ट्रायल होगा। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जाने वाले रैपिड रेल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां ये आधे हिस्से में नीचे धरातल पर चलेगी और वहीं दूसरी तरफ ये ऊपर ऊंचाइयों पर चलेगी, पुलों के ऊपर चलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो अभी 2023 के अंदर वसुंधरा से दुहाई के बीच में जो रैपिड रेल की निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और 2023 में ये चलाने की कवायद जो है वो पूरी कर ली जाएगी। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, हम गाजियाबाद के आज जो मेन मेरठ रोड है यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर नज़दीक में ही इंडियन रिवर मेट्रो स्टेशन है और दूसरा गाजियाबाद का ये शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है। उसके बीच में ही ये रैपिड रेल का स्टेशन बन रहा है, जो एक बहुत बड़ा भव्य स्टेशन बनाया जा रहा है, जो यहाँ पर गाजियाबाद से लेकर यहाँ से होते हुए ये मुरादनगर, मोदी नगर होते हुए मेरठ पहुँचेगा। वहीं अगर बात की जाए तो 2023 में कहीं ना कहीं लोगों को एक सुगम अनुभव मिलेगा इसमें, क्योंकि RRTS जो है वो AC वाली होगी। कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जाते थे उनको खासकर परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को सहूलत मिलने वाली है और दुहाई तक भी 2023 में चालू हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरठ पहुँचेगा। मेरठ पहुँचने में 2025 का इसका इंतजार करना पड़ेगा और वहीं ना कहीं गाजियाबाद में अब इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बरेली जनता टीवी का संवाददाता गाजियाबाद। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार 2.0 में स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद से भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। ये तय है कि इस पद पर किसी के भी चयन के पीछे आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति होगी। ऐसे में कई दावेदारों के नाम लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के तुरंत बाद नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक तेलंगाना में होनी है। 2014 और 2019 के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा कि 2024 के लिए भी पार्टी पुराने सफल फॉर्मूले को अपना सकती है, यानी कि ब्राह्मण चेहरा। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम और महेश शर्मा का नाम प्रबल दावेदारों में बताया जा रहा है। संघ की पृष्ठभूमि वाले प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार का नाम भी तेजी से चर्चा में बना हुआ है। इसी तरीके से कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पार्टी इस बार दलित चेहरे पर दाव लगा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस वर्ग का खासा वोट बैंक भाजपा के हिस्से में रहा। इस वर्ग से सांसद विनोद सोनकर, विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर, अनुसूचित जाति जनजाति से MLC लक्ष्मण आचार्य के नाम पहले से ही चल रहे हैं। इस बीच इस कड़ी में इटावा से सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया का नाम भी जुड़ गया है। पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि 2 और 3 जुलाई को तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, ताकि वो इस मीटिंग में शामिल हो सकें और 2024 के मद्देनजर पार्टी के लिए एक सफल रणनीति पर काम कर सकें। प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगभग कवायद पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है जल्दी नाम का ऐलान भी होगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें रामपुर और आजमगढ़ के परिणाम आने बाकी हैं। उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। फिलहाल 3 जुलाई को तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ये भी माना जा रहा है कि बैठक से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और प्रदेश अध्यक्ष उस बैठक का हिस्सा भी होंगे। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि 3 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान होना है। लेकिन फिलहाल ये जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में है, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल बने हुए हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम का जो पद है या आखिर किसके पास जाता है। फिलहाल कई नामों को लेकर चर्चा है, अब देखना है कि किसके नाम पर मुहर लगती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक, खबर के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।